गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, क्या हिबा भारत में मान्य है? जी हाँ सर, बिल्कुल मान्य है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले और शरीयत एक्ट 1937, इसकी संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके लिए लाया हूँ ई बुक। उसमें मैंने डिटेल जानकारी आपके लिए कलेक्ट करके रखी है और इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। आगे की जानकारी मैं उसी में से दूंगा। लेकिन जो संपूर्ण मुस्लिम विधि में जो हिबा की परिभाषा दी गई है और सर्वोच्च न्यायालयों ने जो हिबा पर जो एक राय एक मत होकर निर्णय दिए हैं, उन सभी का निचोड़, उन सभी का सार निकाल कर मैं आपके लिए 2 लाइन में लाया हूं सर। इन 2 लाइनों को यदि आपने समझ लिया तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तमाम फैसले जो हिबानामा से रिलेटेड हैं वो और मुस्लिम विधि में जो परिभाषा दी गई उन सब को समझने में आपको सिर्फ 2 लाइन में 2 शब्दों में आसानी के साथ ये चीज आपको समझाने के लिए मैं लाया हूं सर। ये 2 लाइनें जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको 3 बार रिपीट करूंगा और तीनों बार आपको आसानी से समझाऊंगा, क्योंकि हिबा की संपूर्ण डेफिनेशन मैंने इन 2 लाइनों के अंदर आपके लिए लिख के रख दी है। ई बुक के अंदर भी मैंने लिखी है और मैं आपको बताने भी जा रहा हूं, जिससे आपको संपूर्ण परिभाषा समझ में आ जाएगी। वो लाइन है सर, इजाब, कबूल और कब्जा बिला एवज हो जब 2 गवाहों के साथ, तो हिबा बनता है शरीयत की पाक सौगात। दूसरी बार रिपीट करूंगा सर मैं, इजाब, कबूल और कब्जा बिला एवज हो जब 2 गवाहों के साथ, तब हिबानामा बनता है शरीयत की पाक सौगात। तीसरी बार सर फिर रिपीट करूंगा मैं, इजाब, कबूल और कब्जा बिला एवज हो 2 गवाहों के साथ, तब हिबा बनता है शरीयत की पाक सौगात। अब इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा भी देता हूं। संपूर्ण हिबानामे को इन 2 लाइनों में सर मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। इजाब, कब्जा और कबूल, जब ये तीनों चीजें किसी हिबानामे में होंगी तभी वो विधि अनुसार मान्य किया जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालयों ने कई फैसलों में इसका उल्लेख किया है और मुस्लिम विधि में भी इस बात को बताया गया। इजाब मतलब प्रस्तावकर्ता। प्रस्तावकर्ता जो इस बात की घोषणा करता है, जो जिस संपत्ति का वो मालिक होता है स्वस्थ और बालिग अवस्था में, कि ये मैं मेरी संपत्ति आपको हिबा करता हूं, आपको मालिक बनाता हूं, आप इसे स्वीकार करते हैं, तब हिबा गृहीता जो दूसरा पक्ष होता है वो कहता है कि मुझे आपका हिबानामा स्वीकार है, और उसके बाद फिर कब्जा दिया जाता है। तो ये हो गया सर इजाब मतलब प्रस्ताव, कबूल मतलब स्वीकृति और कब्जा मतलब संपत्ति का पोजीशन डिलीवर करना। ये तीनों चीजें हो गई। उसके बाद जो अगली लाइन में जो मैंने कहा है आपको, बिला एवज 2 गवाहों के साथ, मतलब 2 गवाह की उपस्थिति में इसको किया जाए तब बनता है हिबा शरीयत की पाक सौगात। बिला एवज, सॉरी बिला एवज, मैं बिला 2 गवाह नहीं, बिला एवज। बिला एवज से मतलब है कि बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी प्रतिफल के उपहार स्वरूप दिया जाए तब हिबा बनता है शरीयत की पाक सौगात। इजाब, कबूल और कब्जा बिला एवज हो 2 गवाहों के साथ, तब हिबा बनता है शरीयत की पाक सौगात। तो उम्मीद है सर आपको इन 2 लाइनों में हिबानामे की संपूर्ण परिभाषा समझ में आ चुकी है। अब क्या हिबा भारत में मान्य है? जी हाँ सर, बिल्कुल मान्य है, 100% मान्य है। किन आधारों पर, कैसे मान्य है, ये जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से देता हूं। तो आइए सर, लेट्स गो। सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या हिबा भारत में मान्य है? उत्तर हाँ, हिबा भारत में पूर्णता मान्य है, विशेष रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। हमारे वीडियो का टाइटल यही है, ई बुक का भी टाइटल यही है। हिबा का अर्थ क्या है सर, मैंने आपको 2 लाइन में समझा दिया। अब दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं। हिबा का अर्थ है बिना किसी प्रतिफल के स्वेच्छा से दी गई संपत्ति का उपहार, मतलब गिफ्ट। यह एक इस्लामी कानून संकल्पना है और इसका उद्देश्य परोपकार, मोहब्बत या सद्भावना को व्यक्त करना होता है। मैंने जो आपको अभी परिभाषा बताई वही इसके अंदर आ चुकी है। इजाब, कबूल और कब्जा बिला एवज हो जब 2 गवाहों के साथ, तो हिबा बनता है शरीयत की पाक सौगात। ओके सर, भारत में हिबा की जो वैधानिक स्थिति है उसको हम देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत मुसलमानों की संपत्ति से संबंधित मामलों में शरीयत लागू होती है। इसी कानून के तहत, इसी कानून के अनुसार हिबा एक वैध और मान्य तरीका है। यह हमारे सवाल का जवाब है सर।
संपत्ति के हस्तांतरण का और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है यदि यह मौखिक रूप से किया गया है। अब इसमें सर आगे बताया गया है कि हिबा की 3 आवश्यक शर्तें जो मैं आपको 2 लाइन में समझा चुका हूं। संपूर्ण हिबानामा, इजाब, कबूल और कब्जा इसमें बताया गया है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि भारत हिबा में वैध है? इसको भी हम देख लेते हैं सर कि हाँ, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि मुस्लिम मोहम्मदन लॉ के तहत हिबा यानी गिफ्ट वैध है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, बशर्ते हिबा के 3 आवश्यक तत्व घोषणा, डिक्लेरेशन, ऑफर और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और कब्जा, डिलीवर ऑफ पोजेशन पूरी तरह से मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसले सर हम देख लेते हैं इसके ऊपर। हफीजा बीबी एंड अदर्स विरुद्ध शेख फरीद एंड अदर्स 2011 का ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम कानून के तहत हिबा के लिए लिखित दस्तावेज या पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। अगर हिबा मौखिक रूप से हुआ है तब भी यदि घोषणा, स्वीकृति और कब्जा पूरा हो गया है तो यह वैध माना जाएगा। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है और हिबा को वैध माना है। इसी प्रकार से मंसूर साहेब डेड एंड अदर्स, सलीमा BYLRC एंड ORS 2024 का फैसला है सर। इन दोनों फैसलों को पूरे डिटेल में विस्तार के साथ मैंने ई बुक के अंदर लिखा हुआ है। ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं सर, जो हमारे वीडियो का टाइटल है इसलिए। इस हालिया निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि की कि हिबा को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं यदि तीनों आवश्यक शर्तें घोषणा, स्वीकृति और कब्जा पूरी हों। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ये शर्तें अनिवार्य और क्रमिक हैं। यदि कोई शर्त अधूरी रहे तो हिबा अवैध माना जाएगा। इस फैसले में जो मंसूर साहब का फैसला है इसमें यह भी बताया है, मैं आपको इसके फैसले के फैक्ट भी बता देता हूं जो मैंने आगे लिखे हुए हैं। इसमें यह बताया गया है सर कि मौखिक हिबा इसमें किया गया था और बंटवारे का आधार लिया गया था। अब नीचे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी अदालतों ने एक राय और एक मत होकर मौखिक हिबा को नहीं माना और बंटवारे को भी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि बंटवारा पंजीकृत नहीं था। यदि वो रजिस्टर्ड होता तो उस पर विचार किया जाता मानने पर। और मौखिक हिबा की ये तीनों जो नेसेसरी शर्तें, इजाब, कब्जा और कबूल, ये साबित नहीं किए जा सके, मतलब हिबानामा साबित नहीं किया जा सका मौखिक, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं माना गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें बताया गया है कि 3 शर्तें नेसेसरी हैं, अगर इनका पालन किया जाता है तो हिबानामा विधि अनुसार मान लिया जाएगा। तो ये 2024 का हो गया। इसी प्रकार से हफीजा बीबी एंड अदर्स वाला जो मामला है इसके भी मैं बता देता हूं सर में कि ये जो शेख दाऊद थे, उनके 5 बेटियां और 3 बेटे थे और उन्होंने जो है कि हिबानामा किया था। यहाँ इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सीखने वाली बात यह है कि सेम डे, एक ही दिन हिबा की घोषणा भी की गई, कबूल भी किया गया, कब्जा भी दिया गया और लिखित रूप भी दिया गया। वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया था। उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने उस हिबा को विधि अनुसार हिबा माना और सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें मानने का जो आधार बताया वो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 को बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें ये बताया है कि धारा 129 में जो प्रावधान दिए गए हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए हिबानामा विधि अनुसार मानने और इसमें 3 नेसेसरी शर्तें जो होना चाहिए हिबानामे की वो पूरी की गई हैं। तो ये भी एक ऐतिहासिक फैसला है कि मौखिक हिबा और लिखित हिबा, यदि हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को देखते हैं तो दोनों कंडीशन में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं है। लेकिन धारा 129 ये कहती है, इसके 2 पार्ट हैं सर, मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताए हैं, आपको इस वीडियो में भी बता देता हूं कि फर्स्ट पार्ट तो मौखिक हिबा हो गया सर और सेकंड पार्ट जो है लिखित हिबा हो गया। अब मौखिक हिबा आपने किया और इसी को लिखित रूप दे दिया मेमोरेंडम के रूप में, तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैंने मेरे पिछले वीडियो में दी है, पूरी ड्राफ्ट और पूरी कानूनी जानकारी आप वीडियो देख सकते हैं। ई बुक भी उसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स ये भी कहते हैं कि सर ये ई बुक कहाँ मिलेगी? ये सर एक PDF है, ई बुक इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहा जाता है, इसके अलावा कोई इसका नाम नहीं है, इसलिए मैं भी इसको ई बुक कह देता हूं। लेकिन वास्तव में आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन PDF है जो विभिन्न कानूनों का संग्रह, और मिलेगा कहाँ? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना सर, इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वह MORE लिखा दिखाई देता है। आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा।
तो वहां पे ई बुक डाउनलोड आपको लिखा दिखाई देगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप बाय नाउ के ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे और 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। आप जैसे ही भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर ये डाउनलोड का मैसेज आएगा। वहां पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर और कंप्यूटर पर। वहीं पे आप इसको पढ़ भी सकते हैं। आवश्यकता महसूस हो तो आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। इसको आप किसी भी अदालत में पेश नहीं कर सकते, किसी तहसील में पेश नहीं कर सकते, किसी भी सरकारी विभाग में आप पेश नहीं कर सकते। इसके अंदर के कानून आप उनको बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पीडीएफ है सर। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए विभिन्न कानून, विभिन्न धाराएं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, ये सब एक जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर मैं आपको लेकर आया हूं। ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा सर आपको, ये मेरी ई बुक के अंदर ही मिलेगा, या इसको आप पीडीएफ के लें। लेकिन ये आपके स्वयं के मार्गदर्शन के लिए, कोई दावा या गारंटी नहीं है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये उसी पीडीएफ के अंदर से दे रहा हूं जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लाखों फीसें लोग लेते हैं वकील, तब कहीं जाके आपको ये सलाह भी बमुश्किल मिल पाएगी सर। और ये लाखों आपकी फीसें, हजारों रुपए की बचत करते हुए एक बहुत ही आसान और सरल तरीका, मात्र 199 रुपए में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का मेरे लिए मेरे द्वारा निकाला गया है। और कई लोगों की प्रॉब्लम इससे सॉल्व भी हुई है। वो मुझसे कमेंट्स भी करके कहते हैं कि सर आपकी ई बुक लाजवाब है, और उसमें जो कानूनों का संग्रह, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आपने एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर हमारे लिए उपलब्ध कराए हैं, उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी मुझे देते हैं। तो आप सबको भी सर इसका धन्यवाद। ये आप सभी का प्रेम और स्नेह है। और मेरी ये वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि आप सभी को आसान तरीके से कानून घर घर पहुंचे, हर व्यक्ति के अंदर जागरूकता पैदा हो, उनके अंदर का अंधकार दूर हो, और ये एक उजाले की किरण के रूप में मेरी वीडियो और पीडीएफ आपके लिए सहयोग प्रदान करें, यही मेरी एक इच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें जो एक सारांश और तालिका भी दी गई है सर इसमें, उसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं हम इसमें कि मुस्लिम कानून में हिबा भारत में पूर्णता मान्य है, भले ही वो मौखिक रूप में हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है जब तक कि तीनों आवश्यक शर्तें पूरी हों। लिखित हिबानामा होने पर भी यदि कब्जा और स्वीकृति सही ढंग से हो तो अवैध माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन अभाव वैधता को प्रभावित नहीं करता, ये बताया गया है। और ये जो फैसला है सर, ऐतिहासिक फैसला है। इसमें एक अब्दुल गनी खान विरुद्ध फकर जहां बेगम, तारीख 21 मार्च 1922 का फैसला है सर। काफी पुराना जजमेंट है ये, और हर जजमेंट बड़ा अनमोल है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सर। बॉम्बे उच्च न्यायालय लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाद में स्वीकार किया गया सिद्धांत है। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं मैं आपको बता देता हूं। यह निर्णय आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य सिद्धांत के रूप में माना जाता है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम लॉ के तहत मौखिक हिबा मान्य है, कोई लिखित दस्तावेज या पंजीकरण आवश्यक नहीं है, बशर्ते इजाब, कबूल और कब्जा हो चुका हो। और इसी को मैंने जो जजमेंट के कुछ पैरा भी इसमें प्रिंट किए हैं, उसका पैरा क्रमांक 26 है जो उसको पढ़ के बता देता हूं। जजमेंट का है सर ये। इस मामले में लागू मुस्लिम कानून के तहत एक वैध हिबा, मतलब एक वैध दान के लिए 3 शर्तें आवश्यक हैं। 3 शर्तें जो मैं वीडियो के प्रारंभ में ही एक शायरी के तौर पर 2 लाइनों में आपको समझा चुका हूं, जिन्हें माननीय न्यायाधीशों ने सही रूप से इस प्रकार कहा है। दाता की ओर से देने की इच्छा का प्रकटीकरण। दूसरा है दानकर्ता की स्वीकृति, चाहे निहित रूप से या स्पष्ट रूप से हो। तीसरा है दानकर्ता द्वारा उपहार की विषय वस्तु का कब्जा, चाहे वास्तव में या रचनात्मक रूप से हो। तो ये तो मैंने आपको अभी 3-4 जजमेंट बताए सर। इसके अलावा भी कई जजमेंटों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है। इसीलिए उन सब का निचोड़, उन सब का सार मैं आपके लिए 2 लाइन में लेकर आया हूं सर। इजाब, कबूल और कब्जा बिला एवज जब हो 2 गवाहों के साथ, तब हिबा बनता है शरीयत की पाक सौगात। ये आप याद रख लें सर। इसको एक शायरी के तौर पे, मुहावरे के तौर पे या कहावत के तौर पे आपको याद रखना भी आसान हो जाएगा। तो आप संपूर्ण हिबानामे को पूर्णता इससे समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें ये एक फैसला है सर, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का है जो मैंने प्रिंट किया है। इसमें रशीद खान बनाम शेख कबीर 24 अप्रैल 2017 का है सर ये। इसमें जो हफीजा बीबी वाला, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हफीजा बीबी विरुद्ध शेख फरीद 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसका भी हवाला इसमें दिया गया है। सर्वोच्च हाई कोर्ट के द्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा क्या दिया गया है सर, बता देता हूं मैं आपको। हफीजा बीबी सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार यह स्पष्ट है
कि मुस्लिम कानून में यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उपहार हिबा था, 3 आवश्यक तत्व होने चाहिए। नंबर 1, दानकर्ता द्वारा उपहार की घोषणा। नंबर 2, दान प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार की स्वीकृति। और नंबर 3 है कब्जा सौंपना। इन सभी का सार और निचोड़ सर मैंने आपको 2 लाइन में बताया। एक सरल उदाहरण हम देख लेते हैं, इसका आपको आसानी हो जाएगी समझने में। क्या हिबा भारत में मान्य है? जी हाँ सर, मान्य है। ये जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं, इसमें यही बताया गया है कि हिबा भारत में मान्य है, और उससे भी आगे बताया गया है कि कौन सा हिबा किस प्रकार से किस स्थिति में मान्य है। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें उदाहरण। और शरीयत एक्ट 1937 में भी सर स्पष्ट बताया गया है। तो हिबा भारत में मान्य है, हिबा भारत में मान्य है, हर देश में हिबा मान्य है, ऑल वर्ल्ड में हिबा मान्य है, दुनिया के तमाम कंट्रीज में हिबा मान्य है। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम विधि में लिखा हुआ है, और मुस्लिम विधि में वही बातें लिखी हुई हैं जो आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। उसी के अनुसार कुरान और हदीसों की रोशनी में मुस्लिम विधि बनाई गई है, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ऑल वर्ल्ड में ये मान्य है। और इसको करने का तरीका भी ऑल वर्ल्ड में यही है जो मैंने मुस्लिम विधि के तहत आपको बताया है। और इसकी डेफिनेशंस को, हिबा नामे की डेफिनेशंस को मैंने 3 भाषाओं में लिखा है सर इसमें, अरबी में भी, उर्दू में भी, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। सिर्फ इसकी डेफिनेशन को। क्यों? क्योंकि मेरे वीडियो सऊदी अरबी में भी देखे जाते हैं। बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट्स भी किए, संपर्क भी किया है, बताया भी है, जानकारी लेने की भी उन्होंने मुझसे कानूनी जानकारियां भी प्राप्त करने के लिए मुझसे संपर्क किया, इसलिए मैंने उनके लिए अरबी भाषा में भी उसको लिख दिया, डेफिनेशन ओनली सर। बाकी पूरी ई बुक हिंदी में ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम अभी सरल उदाहरण देख लेते हैं सर इसमें। अली साहब ने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा अपने भतीजे रईस को मौखिक रूप से दे दिया, और रईस ने उस जमीन पर खेती करना शुरू कर दी, यानी कब्जा ले लिया। इजाब, अली ने कहा मैं ये जमीन तुम्हें हिबा करता हूं। कबूल, रईस ने कहा मैं इसे स्वीकार करता हूं। कब्जा, रईस ने जमीन पर खेती शुरू कर दी। यह हिबा वैध है, भले ही कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई लिखित दस्तावेज नहीं बना। निष्कर्ष, भारत में हिबा एक वैध और मान्य प्रणाली है, विशेषकर मुस्लिमों के लिए, और मान्य है। इसे करने के लिए लिखित रूप या रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में इसकी पुष्टि की गई है। और इस प्रकार से जो हमारे आज के वीडियो का सर जो टॉपिक है कि क्या हिबा भारत में मान्य है, जी हाँ सर, 100% मान्य है। शरीयत एक्ट 1937 के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ संपूर्ण भारत में मान्य है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा तमाम फैसलों में हिबा नामे को मान्यता भी दी है। और मान्यता देने से आगे बढ़ के ये भी बताया है कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन से भी मुक्त हैं, जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया। और मैंने आपको फिर बताया, मैं आपको दोबारा फिर बता दूं कि ये वीडियो ओनली फॉर ऑल इंडिया के ही लिए नहीं है, ऑल वर्ल्ड के लिए भी है। क्योंकि हिबा नामे की डेफिनेशन ऑल वर्ल्ड में एक ही तरीके से और एक ही रूप में बताई गई है, जो मुस्लिम विधि के तहत बताई गई है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी हमारे वीडियो के टाइटल से जानकारी प्रदान कर दी है। अब मैं आपको कुछ ई बुक से भी परिचित करा देता हूं, जिसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हैं। जैसे कि हफीजा बीबी का ऐतिहासिक निर्णय है सर, इसको मैंने पूरी डिटेल में आपके लिए लिखा है। और इसमें जो मैंने ऊपर शार्ट में आपको बताया था, ये हिबानामे की परिभाषा आप देख रहे हैं सर, उर्दू में है। ये परिभाषा मैंने अरबी में लिखी हुई है, और ये मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है। इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये हिबानामा गिफ्ट डीड अंडर मुस्लिम लॉ is a legal document that certifies the voluntary transfer of ownership of a property or valuable assets by one person to another without any consideration. It must fulfill 3 essential elements. Number 1, declaration यानी इजाब, a clear offer or declaration by the donor. Number 2, acceptance मतलब कबूल, इमीडिएट एक्सेप्टेंस बाय द डोनी। नंबर 3, डिलीवर मतलब कब्जा, फिजिकल और लीगल डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ये 3 चीजें हो गई। इफ दीज 3 कंडीशन आर मीट द हिबा बिकम्स वैलिड इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये हो गया सर आपका। और हिबानामा क्या होता है इसका मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है सर, ये पूरी जानकारी। ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का मैंने पेराओं के साथ आगे वर्णन किया है सर इसमें, उसको मैंने एक्सप्लेन खुद के तरीके से किया था ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। और ये मैंने उनके पेराओं को भी इसमें सर प्रिंट किया है, और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मैंने इसमें लिखे हैं, आप देख रहे हैं
कि क्या हिबानामा ये जैसे क्या इस मामले में हिबानामा लिखित रूप में हुआ था? यस, हिबानामा लिखित रूप में हुआ था। नंबर दूसरा, क्या हिबानामा मौखिक था? नहीं। प्रश्न 3 है, फिर इस अनरजिस्टर्ड हिबा को मान्यता क्यों मिली? मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है धारा 129 का हवाला देते हुए। तो ये सभी चीजें हैं। मंसूर साहब का भी प्रकरण मैंने पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ है, इनको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ये दान पत्र की ड्राफ्टिंग है सर जो इसमें दी हुई है। इसमें बता दूं शॉर्ट में सर आपको मैं, ये हिबा करता, हिबा गृहीता का नाम पता आएगा, विवरण आएगा, संपत्ति का विवरण का पेरा है, दूसरा पेरा है इसमें इजाब और घोषणा का, फिर कबूल और स्वीकृति का, कब्जा हस्तांतरण का, 2 गवाहों का, और अंत में हिबा देने वाले लेने वाले के दस्तखत होंगे, इसमें उनका नाम पता होगा। ये नोंदनी, पंजीकरण की आवश्यकता और गलतफहमी, मतलब नोंदनी एक मराठी भाषा का शब्द है, हिंदी में उपयोग होता है कि जब हम रजिस्ट्रार कार्यालय में कोई दस्तावेज रजिस्टर करवाने जाते हैं तो उसे नोंदनी कहते हैं। ठीक है सर, ये एक उदाहरण है सर इसमें जो मैंने आपको अभी बताया था। और क्या भारत में अचल संपत्ति के हिबा का पंजीकरण अनिवार्य है? इस पे सर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और उसमें मैंने मुख्य फोकस धारा 129 पे भी किया है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 पर भी किया है। धारा 123 क्या कहती है सर संपत्ति अंतरण अधिनियम की? कि प्रत्येक दान पत्र जो किया जाएगा वो रजिस्ट्रेशन होना उसका अनिवार्य है 2 गवाहों के साथ। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 ये कहती है, इधर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 भी यही कहती है कि दान पत्र का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। वसीयत को रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 में रजिस्ट्रेशन से छूट प्रदान की गई है, वो स्वैच्छिक है। आप चाहें तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और ना चाहें तो ना करवाएं, उसको स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है। यदि मध्य प्रदेश में आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 1,000 रुपये तो उसमें रसीद शुल्क, 1,000 रुपये आपकी वो लगता है इसमें शुल्क, पंजीयन शुल्क मात्र, उसके अलावा और कुछ नहीं लगता। आप इसको वसीयत को सादे हरे कागज पर भी लिख सकते हैं, स्टाम्प पर भी लिख सकते हैं, नोटरी वकील साहब से इसकी नोटरी भी आप करवा सकते हैं। लेकिन हिबानामे को धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट की ये बताया गया है कि इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन क्या अचल भारत में अचल संपत्ति के हिबा का पंजीकरण अनिवार्य है? तो मुस्लिम लॉ के तहत ये स्थिति अलग हो जाती है। धारा 129 के तहत इसके प्रावधान मुस्लिम लॉ पर लागू नहीं होते हैं। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है, क्या भारत में अचल संपत्ति के हिबा का पंजीकरण अनिवार्य, मुख्यतः धारा 129 को फोकस करके बनाया है। और बाद के वीडियो में मैंने भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के साथ जानकारी दी है। इसकी ई बुक भी सर उसी के नीचे प्रिंट मैंने कर दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट के और भी मैंने जजमेंट लिखे हैं, गुलाम अहमद शफी बनाम मोहम्मद सिद्दीकी अय्यार, इसमें भी बताया है कि मौखिक हिबा के आधार पर स्वामित्व प्राप्त हो जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी जानकारी मैंने लिखी है ई बुक के अंदर। लेकिन यदि हिबा लिखित रूप में किया गया है तो इसके 2 भेद हैं जो मैंने आपको बता दिए धारा 129 के, मौखिक हिबा और उसका लिखित रूप देना बाद में, और फिर एक लिखित हिबा करना सेम डे और सब कुछ इजाब कबूल कब्जा करना और उसको लिखित रूप देना, ये दोनों का इसमें डिफरेंस मैंने बताया है पूरा। और इसी के बाद फिर प्रश्न आता है कि बाद में जो याददाश्त हिबानामा स्मरण पत्र लिखा जाएगा, क्या उसके लिए स्टाम्प पर लिखा जाना आवश्यक है या सादे हरे कागज पर? तो उसके तहत भी सर मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूं। और शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि चूंकि आपका हक तो पहले ही ट्रांसफर आप कर चुके हैं मौखिक हिबा के तहत, बाद में आप जो दस्तावेज लिखेंगे तो आपका हक उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। तो स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 3 के तहत आपको इसमें स्टाम्प शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस दिन आपका कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ पहले हो चुका है। ट्रांसफर, घोषणा, इजाब कबूल सब कुछ हो चुका है, मालकाना हक का ट्रांसफर हो चुका है। अब तो याददाश्त आप हिबानामा लिख रहे हैं तो आप सादे सफेद कागज पर लिखें कि सादे हरे कागज पर लिखें कि A4 साइज पर लिखें कि लीगल पेज पर लिखें, सब पे मान्य माना जाएगा सर वो। लेकिन साक्षिक मूल्य क्रम वाइज अलग अलग बदलाता रहता है। जैसे आपने नोटरी वकील साहब से नोटरी करवा ली तो साक्षिक मूल्य उसका मजबूत हो गया, आपने रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर उसका पंजीयन करा लिया धारा 17 के तहत तो उसका और मजबूत साक्षिक मूल्य हो गया। हालांकि आपने यदि रजिस्टर्ड भी हिबानामा करा लिया है और उसकी 3 ऐसे शर्तें पूरे नहीं हुई तो हिबानामा विधि अनुसार मान्य नहीं किया जाएगा। तो इधर आपने भले ही सफेद कागज पर लिख लिया, हरे कागज पर, लेकिन उसकी तीनों शर्तों में सभी शर्तों का पालन किया है आपने जो मैंने अभी आपको बताई है, तो वो विधि अनुसार मान्य हो जाएगा। तो यदि अदालत में मुकदमा लड़ा जाता है, चुनौती दे दी जाती है, तो सर फिर तो साबित ना साबित करने की बात आ जाती है। फिर तो आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा और हार जीत का प्रश्न होगा, तो आपको अपनी पूरी ताकत से केस लड़ना होगा, पूरी क्षमता के साथ केस लड़ना होगा, गवाह भी उसमें पेश करना होंगे, हर चीज आपको बताना होगी कि विधि अनुसार कैसे हुआ था। वरना आपने देखा मंसूर साहब वाला प्रकरण जो 2024 का जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें मौखिक हिबा को लेकर चले थे वो लोग, तीनों कोर्ट ने नहीं माना क्योंकि वो साबित नहीं कर पाए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है
कि हिबानामे में किन कानूनी बातों का ध्यान रखा जाएगा, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, मौखिक हिबानामे की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, ये भी इसी बुक के अंदर मैंने लिख दिया है। उसको याददाश्त हिबानामे के रूप में जो हम ड्राफ्ट देंगे वो मैंने पूरी ड्राफ्ट इसी बुक के अंदर तैयार की हुई है। सिंपल हिबानामे की भी ड्राफ्टिंग मैंने आपको अभी पढ़कर बता दी है। सभी चीजें ये बुक के अंदर हैं सर। और हम आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, प्रश्न भी हैं सर इसमें, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है सर। ये मैंने जो आपको बताया, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 3 के तहत कि स्टाम्प ड्यूटी केवल ऐसे इंस्ट्रूमेंट पर लगती है जो किसी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट को सृजित मतलब क्रिएट करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, सीमित लिमिट विस्तांतरित या विलय करते हैं, मतलब उसी पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। लेकिन यदि हिबा पहले मौखिक रूप से पूरा हो चुका है, यानी दान कब्जा दे दिया है और दस्तावेज सिर्फ स्मरण हेतु मेमोरेंडम लिखा गया है, तो वह किसी नए अधिकार का सृजन नहीं करता है। अतः वह इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और धारा 3 के तहत स्टाम्प शुल्क लागू नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 के बारे में भी सर इसमें मैंने बताया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के बारे में भी मैंने इसमें बताया है सर ई बुक के अंदर। और उसके बाद फिर सर ये अध्याय चालू होंगे, अध्याय 1 और फिर हमारे वो सभी अध्याय जो मैंने ई बुक के अंदर लिखे हुए हैं, और अंत में उसमें डिस्क्लेमर भी होगी। तो मैं आपको इसके प्रारंभ से भी परिचित करा देता हूँ। इसमें प्रारंभ में सर मैंने एक सूरत लिखी है जो इन्नहु सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह सुलेमान की ओर से और यह बात है अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। यह आयत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम द्वारा सबा की रानी को भेजे गए खत का एक अंश है। इसमें अल्लाह की रहमत और हिकमत के साथ किसी काम की शुरुआत का तरीका सिखाया गया है। इस पाक आयत को इस पुस्तक की शुरुआत में सिर्फ बरकत, अदब और नियत की सफाई के लिए रखा गया है। इसको इसलिए ऊपर मेरे द्वारा लिख दिया गया। हमारी ई बुक का टाइटल आप देख रहे हैं, क्या हिबा भारत में मान्य है। और उसके बाद जो लाइन मैंने आपको बताई थी लाल अक्षरों में बोल्ड करके लिखी हुई है, इजाब कब्जा और इजाब कबूल और कब्जा हो बिला एवज 2 गवाहों के साथ तो हिबा बनता है शरीयत का पाक सौगात। ये भी जानकारी मैंने इसमें दी है। तो सर इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने क्या हिबा भारत में मान्य है इस टॉपिक पर मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है, भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के हवाले से भी और शरीयत एक्ट के हवाले से भी, और 2 लाइनों के जरिए संपूर्ण हिबा को समझाने की भी मेरे द्वारा आपको पूरा प्रयास किया गया है आसान शब्दों में, ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ सके। और इसी के अलावा इससे रिलेटेड मैंने अन्य जानकारियां भी आपको प्रदान की हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये हिबा नामे के ऊपर तकरीबन मेरा 7वां वीडियो है। 6 वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं। मैं हिबा नामे की एक एक पहलू पे, बारीक से बारीक पॉइंट पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि जब मेरा ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, तब मैं इस टॉपिक को छोड़कर फिर नया टॉपिक आपके लिए लूंगा। मैं जब भी कोई टॉपिक पकड़ता हूं तो मेरी ये पूरा प्रयास रहता है कि उसके हर पहलू को आपके सामने कानूनी रूप से रख सकूं, ताकि यदि आपको हिबा से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे आप आए, जब मेरे चैनल पर आप आए तो आपको प्राप्त हो सके। ऐसा कोई पहलू ऐसा ना हो कि उसमें छूट जाए। हिबा से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी भी मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक भी लिखने की मैं पूरा प्रयास करता हूं, ताकि आपकी समस्याओं के समाधान हो सकें। तो इस प्रकार से ये मेरा कार्य लगातार जारी है। और वकालत के कार्य के बाद मैं आपके लिए विशेष तौर से समय निकाल कर ये वीडियो बनाता हूं। और मेरे कई व्यूअर्स सर मुझसे कहते हैं कि आपसे कैसे संपर्क करें, आपका मोबाइल नंबर आप हमें दें, कमेंट्स करते हैं सर। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं सर मेरा मोबाइल नंबर तो किसी को नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको समस्त जानकारी मेरे वीडियो के जरिए आपको निःशुल्क रूप से मेरे चैनल पर प्रदान हो जाती है। और आपकी हजारों रुपए की और लाखों रुपए की फीस की बचत करते हुए मैंने आपके लिए नया तरीका निकाला है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन पीडीएफ का, जिसको ई बुक भी कह सकते हैं। वो मात्र 199 रुपए में मैं आपके लिए उपलब्ध करा देता हूं। उसके बाद भी यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो सर मैं फोन नंबर किसी को इसी वजह से नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा कार्य बड़ा जिम्मेदारी का है कि यदि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेजकर उस पर कोई कानूनी सलाह चाहते हैं तो मैं आपको उस पर सही मार्गदर्शन दे सकूं। इसके लिए मुझे हर प्रश्न के ऊपर कानूनों का अध्ययन विशेष रूप से करना होता है। भले ही मुझे वो याद हो, लेकिन फिर भी उसके बाद फिर व्हाट्सएप पर ही मैं आपको सारी जानकारी भी दे देता हूं। तो इसके लिए मैंने ऑल इंडिया के लिए ही नहीं, ऑल वर्ल्ड के लिए जो भी व्यक्ति मुझसे सलाह चाहता है तो उसकी एक
मेथड विकसित किए और एक लीगल कंसल्टिंग करके एक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वो मिलेगा, बटन मिलेगा, या आप उसको कह लें कि वहाँ फोन बना हुआ दिखाई देगा और उसके आगे लीगल कंसल्टेंस लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां पर मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वो सारे नियम शर्तें लिखी हुई हैं, और उन नियम शर्तों को पढ़ने के बाद यदि आपको शर्तें मंजूर हों तो उसके बाद फिर अंत में आपको नीचे मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा। कई व्यूअर्स क्या करते हैं कि क्लिक करके वहां पहुंच जाते हैं और शर्तों को पढ़ते नहीं है और सीधा मोबाइल उठाकर मुझे लगा देते हैं। तो सर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों को वैसे ही वीडियो के जरिए आपको कानूनी सलाह प्रदान कर देता हूं, और मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं हर किसी से फोन पर बात कर सकूं, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं तो चूंकि मेरा पेशा वकालत ही है, मैं वकालत ही करता हूं। वैसे भी क्लाइंट मेरे ऑफिस में आते हैं, उनकी फाइल दिखाते हैं, वो शुल्क जमा कराते हैं, मैं उन्हें एडवाइस देता हूँ, फीस लेकर मुकदमे भी लड़ता हूँ। ये मेरा पेशा है वकालत का सर, तो मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। आप उसका पालन करें और उसमें जो निर्धारित फीस है आप उसके अनुसार आप यदि जमा कराते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पर पीडीएफ और डॉक्यूमेंट्स और आपका सवाल लिखकर भेजते हैं, तो उसका मैं जवाब विधि अनुसार आपको देता हूं। सवाल आपके खिलाफ भी हो सकता है, जवाब आपके खिलाफ भी हो सकता है, आपके पक्ष में भी हो सकता है। आप ये उम्मीद ना करें कि वो जवाब आएगा तो आपके पक्ष में ही आएगा। जो सत्य बात होगी मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। संभव हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देता हूं, और बेसिक रूप से आपका फंडामेंटल में क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि इस मामले में क्या होगा। लेकिन ये कोशिश है, एक मार्गदर्शन है, ये गारंटी या दावा नहीं है सर। फैसला अदालत के द्वारा ही किया जाएगा, गुण दोषों के आधार पर किया जाएगा। ये मात्र एक, हम जिस प्रकार से आप ये मान के चलें कि एक वकील साहब के ऑफिस में आप फाइल लेकर गए, उनको उनकी फीस जमा कराई और आपने एडवाइस ली। अब वो एक एडवाइस है, उसके आधार पर हार और जीत तय नहीं होती है, लेकिन हमें एक मार्गदर्शन मिल जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल डेवलप्ड हो चुकी है, तो अब आपको फिजिकली मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ काम ऑनलाइन ही हो जाता है। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंकें दी हुई हैं, आप वहां देख सकते हैं। तो मैंने आपको इस बात से खास तौर से अवगत कराया कि आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि मेरे लिए संभव नहीं है फोन पे हर किसी से बात करना। आपको अगर कोई सवाल भी होता है तो आप उसमें कमेंट्स में लिख दें। मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें ईमेल कमेंट्स का कॉलम होता है, आप लिख दें। और बहुत काफी लोग कमेंट्स करते हैं, सभी के सवाल के जवाब देना तो सर पॉसिबल हो नहीं पाता, लेकिन जहां तक हो सकता है मैं उनमें से कोई सवाल उठाकर उस पर वीडियो बनाकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्वेशन करने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये पब्लिकली है सर, आम सभी के लिए, पर्सनल नहीं है। आप पर्सनल अगर मेरे पास आते हैं तो मैटर अलग हो जाता है सर। और आप ऑल इंडिया के अलावा पता नहीं कहां कहां से फोन आते हैं, सऊदी अरेबिया से अमेरिका तक से मेरे पास फोन आए हैं। तो इसलिए मेरे द्वारा ये नंबर की व्यवस्था एक खास रणनीति या आप एक एक विशेष मेथड के जरिए ही उपलब्ध कराने के लिए दी गई है। तो आप वहां जाकर सारे नियम शर्त पढ़ के और उसके बाद ही फिर आप मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप मेरे मेरे लिए मैं आपके लिए हमेशा यूट्यूब पर उपलब्ध हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप ईमेल में कमेंट्स करें, जहां तक मुझसे संभव होगा उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपके कानूनी मसलों को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद, चैनल चालू करने का भी मकसद यही है कि हर एक आम व्यक्ति को कानून की जानकारी आसान तरीके से सरल अंदाज में हो। भारत के जो वरिष्ठ वकील हैं, सबसे बड़े वकील हैं, वो 25 लाख रुपए एक पैरवी के लिया करते थे। उनका निधन हो चुका है, आप सभी जानते हैं। दूसरे एडवोकेट्स भी जो भारत के बड़े वकील हैं, नामचीनी वकील हैं, 5 लाख रुपए एक पैरवी के लेते हैं सर। और मैं कहा आपको 199 रुपए में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहा हूँ पीडीएफ के रूप में। तो आप इस चीज को समझें और इन सभी चीजों का फायदा उठाएं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।